Welcome back after a very long gap. This is regretted that after a very long gap of almost 1 year, I have got the opportunity to come before you on the regular request of my viewers. बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसको शुरू किया जाए। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और इसको कंक्लूड करना मेरा भी मिशन है, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं एब्सेंट था। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप सबसे, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो जो है वो इन फ्यूचर कंटिन्यूअसली आएगा और आप लोग जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया है, अप्रिसिएट किया है, और उन्हीं के बदौलत मैं फिर इसको शुरू कर रहा हूँ, तो मेरा उत्साहवर्धन हुआ है और उसका रिजल्ट है कि मैं फिर से इसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं इसको कंक्लूड करूँ। तो आप लोग बने रहें हमारे वीडियोस के साथ, नए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ऐसी अपेक्षा है, और आप खुद देखते रहिए। मेरा बहुत लिमिटेड मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं या मुझसे लाभान्वित हो रहे हैं वो लाभान्वित हों, और मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना ही है। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोगों जो लास्ट वीडियो था मेरा वो वर्ब का 7वां लेक्चर था। मतलब आज का जो लेक्चर होगा, आज गुरु पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, तो इस शुभ अवसर पर मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और ये 8वां लेक्चर होगा वर्ब से रिलेटेड। पहले जो 7 लेक्चर्स हैं उसमें वर्ब क्या है उसकी चर्चा हो चुकी थी, क्या क्लासिफिकेशन हुआ है उसका, मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में इंट्रोडक्टरी जो है बातें हो चुकी थी। फिर मेन वर्ब के क्लासिफिकेशन की बात की गई थी और बताया गया था आप लोगों को कि मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन जो होता है वो 2 आधार पर होता है। एक आधार पर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, दूसरे आधार पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कंक्लूड हो चुका है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में चर्चा शुरू हुई थी, तो फाइनाइट में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी, वो भी कंक्लूड हो चुका है। नॉन फाइनाइट की चर्चा हो रही थी जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि नॉन फाइनाइट 3 तरह के होते हैं। पहला है पार्टिसिपल, दूसरा है जेरंड, और तीसरा इन्फिनिटिव। इसमें इन्फिनिटिव की चर्चा सबसे पहले हो चुकी थी, जिसमें आपको बताया जा चुका है फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव के बारे में, कैसे कैसे उनका यूज होता है, इसकी चर्चा हो चुकी है। पार्टिसिपल पर चर्चा चल रही थी जिसमें बताया गया था आपको कि मेन वर्ब का तीसरा और चौथा रूप वो अगर वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में किसी सेंटेंस में आ रहा है तो वो पार्टिसिपल कहलाएगा। और पार्टिसिपल ये बताया जा चुका है कि 3 तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक तीसरा जो था वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की चर्चा लास्ट लेक्चर में चल रही थी और उसमें ये आपको बताया गया था कि बिफोर फॉर्म ऑफ द वर्बल वर्ड यूज्ड आइदर एज ए मेन वर्ब or as an adjective will be called the present participle form।
फिर उसमें ये बताया गया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज कहाँ होता है। तो उसमें कहा गया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का सबसे कॉमन यूज होता है जब कभी भी आपको कोई इम्परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो, पास्ट इम्परफेक्ट हो या फ्यूचर इम्परफेक्ट हो, इम्परफेक्ट टेंस में अगर आपको किसी वाक्य को लिखना है तो वो बिना प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 फॉर्म के नहीं होगा। फिर उसमें ये बात बताई गई थी कि अगर किसी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की रचना करनी है तो वो भी बिना प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के यानी V4 फॉर्म के नहीं होगा। और उसी दौरान ये बात भी कही गई थी कि जब कभी भी V4 फॉर्म का प्रयोग यानी ING फॉर्म का प्रयोग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग कोई इम्परफेक्ट टेंस वाला वाक्य लिखने के लिए या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला वाक्य लिखने के लिए आप प्रयुक्त करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो इस V4 फॉर्म के पहले टू बी फैमिली के वर्ब्स का आना जरूरी है। कोई ना कोई एक वर्ब टू बी फैमिली का जरूर रहना चाहिए। टू बी फैमिली के वर्ब्स के बारे में लिस्ट आपको बताया गया था, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन। इसमें से कोई ना कोई एक वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में उस V4 के पहले जरूर आएगा। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पर आके कंक्लूड हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल पर ही चर्चा कंटिन्यूड होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4 मतलब ING फॉर्म, जो भी कह लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब V4, V4 का मतलब ING फॉर्म, वर्ब के बाद में ING लगा हो। तो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहाँ होता है। तो पहला तो कह दिया गया है आपको कि अगर कहीं भी आपको कोई इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य लिखना है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य लिखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको V4 फॉर्म वाला यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वाला वर्ब यूज करना पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं कि एक अगली स्थिति ये होगी जहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना जरूरी होगा। वो क्या होगा कि when an action is going on, मतलब कोई काम चल रहा है, and meanwhile उसी बीच में another action takes place। इसको समझिए कि कोई एक्शन चल रहा है और उसी बीच में एक दूसरा एक्शन हो जाता है, एक क्रिया हो रही है, एक काम हो रहा है, उसी बीच में दूसरा काम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में द फर्स्ट एक्शन मतलब जो पहले से चल रहा है, द फर्स्ट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड by using V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल
फॉर्म। ये दूसरा यूज है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। दो एक्शन की बात हो, किस तरह का दोनों एक्शन? एक एक्शन पहले से चल रहा है और उसी बीच में दूसरा एक्शन जो है वो ऑकर हो जाता है, टेक प्लेस होता है। तो वैसी स्थिति में जो पहले से फर्स्ट एक्शन जो है, जो पहले से चलने वाला एक्शन है, दिस इज फर्स्ट एक्शन, उसको हम इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, while coming from the market he saw a beggar। मतलब क्या है कि कोई आदमी बाजार से आ रहा है और उसको एक भिखारी दिखाई दिया। तो यहां पर दो एक्शन हुआ। एक्शन क्या है? एक बाजार से आने का एक्शन और दूसरा भिखारी को देखे जाने का एक्शन। ये दो एक्शन हुआ। एक एक्शन जो पहले से बाजार से आ रहा है वो मतलब पहले से जारी है एक्शन, उस बीच में दूसरा एक्शन ऑकर होता है क्या? भिखारी को देखने का। तो जो फर्स्ट एक्शन है जो पहले से चला आ रहा है, उसी बीच में दूसरा एक्शन जो हो रहा है, तो जो पहले से कंटिन्यूड एक्शन है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। और इसका अगला पॉइंट, दैट इज सिक्स्थ पॉइंट, कि दो एक्शन में से एक एक्शन कंटिन्यूड है और उस बीच में दूसरा हो रहा है। तो हम जो कंटिन्यूड एक्शन है उस कंटिन्यूड एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। और जब हम ये एक्सप्रेस करते हैं, पहचान उसकी क्या होती है? दी फर्स्ट एक्शन in such cases is preceded by when या while। उसकी पहचान होती है। फर्स्ट एक्शन को हम कैसे पहचानते हैं? उस एक्शन के पहले when या while लगा हुआ रहता है। उस दोनों एक्शन में से फर्स्ट एक्शन कौन है? तो when और while से जुड़ा हुआ एक्शन जो होगा वो फर्स्ट एक्शन होगा, और जो फर्स्ट एक्शन होगा उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा जाएगा, वो V4 फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। दिस इज द केस वेयर वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। पहला यूज था कि इम्परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी लिखना है आपको तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए। दूसरा यूज कि जब दो एक्शन की बात की जा रही हो, ऐसे दो एक्शन की जिसमें एक एक्शन इनकम्प्लीट है, पहले से चल रहा है, जारी है, उस बीच में दूसरा एक्शन घटित होता है। तो जो पहले से जारी एक्शन होता है, जो व्हेन और व्हाइल से जुड़ा हुआ रहता है, उस एक्शन को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V4 फॉर्म के द्वारा इंडिकेट करते हैं, उसको हम उसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा मैं अभी करने जा रहा हूं। इसको आप
रट जाइए या समझ जाइए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो कीजिए, बट इसको कदापि आप इग्नोर नहीं कीजिए। ये 7वीं बात है। इस पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, जिस कॉमन एरर में पूछा जाता है। वो क्या है? ये VVI है। The most common fault या error in the use of present participle is the error of irrelevant subject। इरेलीवेंट का मतलब होता है असंगत, जिसका कोई तारतम्य नहीं हो, लगाव नहीं हो, जुड़ाव नहीं हो, ऐसा सब्जेक्ट। तो ये इसमें 2 तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आप लीजिए, while coming towards her husband, the glass splashed down। ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें आप देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V4 फॉर्म का प्रयोग, कमिंग वर्ब है, इसका V4 फॉर्म वाला फॉर्म आया हुआ है। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पर भी 2 बातें हुई हैं, 2 घटना घट रही है। एक घटना है कमिंग का और दूसरी घटना है स्प्लैश डाउन का। कमिंग आना और स्प्लैश डाउन बिखर जाना गिर के। तो ये 2 घटना घटी है। जस्ट इसके ऊपर जो बताया गया था 2 घटना घटने के लिए, उसमें जो है सो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जो पहले से चली आ रही है घटना उसके लिए, और वो व्हाइल से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि व्हाइल से जुड़ा हुआ है, V4 फॉर्म आया हुआ है, मतलब एक घटना की यहाँ पर चर्चा की जा रही है और दूसरी घटना की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। बट ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और मीनिंग अगर निकालिएगा ज़बरदस्ती तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग निकलेगा कि while coming towards, सॉरी ये हर है, हर हस्बैंड द ग्लास स्प्लैश्ड डाउन, मतलब पति की तरफ बढ़ते हुए ग्लास बिखर के छितरा गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ग्लास अपने पति की ओर बढ़ रहा है, बट इंटेंशन वहाँ वो नहीं है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहने का निश्चित रूप से तात्पर्य होगा कि वो पानी का ग्लास लेके पति देव को देने के लिए कोई महिला आगे बढ़ रही है और पैर फिसल गया या कुछ हो गया और वो उसका ग्लास गिर जाता है। ये हम कहना चाह रहे हैं।
तो यहां पर ये इनएविटेबल है, अनिवार्य है कि दो व्यक्ति, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट ही सॉ ए बेगर। उसमें क्या स्थिति थी? कोई आदमी बाजार से आ रहा है और वही आदमी भिखारी को देख रहा है। ये दोनों काम करने वाला व्यक्ति एक है, काम दो हो रहा है। यहाँ पर जो लिखने का यहाँ तात्पर्य ये है कि अगर ये काम एक ही व्यक्ति का नहीं है तो हमको डूअर दोनों के लिए देना होगा। इसमें डूअर कौन है? अब यहां हम अगर सी लिख दें या सीता लिख दें या गीता लिख दें, यहां पर अगर हम लिख देते हैं तो व्हाइल सी वाज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड, कोई महिला है, व्हाइल सीता वाज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड, आने का काम इसके द्वारा किया जा रहा है और छितराने का काम इस ग्लास का है। तो इसका सब्जेक्ट, इसका डूअर ग्लास है, इसका डूअर वो महिला है। तो वो डूअर हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम नहीं लिखेंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब सही इसका सेंटेंस हो जाएगा अगर हम ये लिखते हैं कि व्हाइल शी वाज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्प्लैश्ड डाउन। वो जब पति की तरफ आ रही थी, ग्लास जो है वो बिखर गया। तो अब ये मीनिंग इसका क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिए थे, इररेलीवेंट सब्जेक्ट इसी को कहा जाता है, असंगत सब्जेक्ट, तो इस पर सवाल पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आप उसको रेलिवेंट सब्जेक्ट दे दीजिए। अगर मिसिंग है वो सब्जेक्ट तो आपको उस सब्जेक्ट को सप्लाई कर देना है, तो आपका सेंटेंस सही होगा। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, इसी पर, जैसे ये कहा जाता है बीइंग a cold night, she remained inside her room। ये भी इरेलीवेंट सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। क्या हुआ है इसमें? अब इसका मीनिंग आप लगाइए, ये सेंटेंस गलत है, इसका मीनिंग आप निकालिए। क्या होगा? बीइंग ए कोल्ड नाइट, माने ये महिला कोल्ड नाइट थी, चाहे बीइंग ए ब्लैक नाइट, वो महिला काली रात थी। तो ये सब्जेक्ट यहां पर गलत है। यहां पर हमको लिखना पड़ेगा इट, एक हमको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, इट बीइंग ए कोल्ड नाइट। बाकी सब ठीक है। सी रिमेन्ड इनसाइड हर रूम, मतलब चूंकि ठंडी रात थी या एक ठंडी रात थी, इसलिए सी रिमेन्ड इनसाइड हर रूम, वो अपने घर में रही। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें being Sunday, he did not go to ऑफिस। ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है?
इसको देखने से ऐसा लगता है कि बीइंग संडे वही वो व्यक्ति रविवार था, इसलिए ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गया। व्यक्ति ही रविवार था। बीइंग ए कोल्ड नाइट, वो महिला ही कोल्ड नाइट थी या डार्क नाइट थी। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट आपको देना है, वो जब तक नहीं देंगे सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो हमको यहां पर लिखना होगा क्या, इट बीइंग संडे ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। इसको हमें ये सब्जेक्ट हमने सप्लाई किया और तब जाके ये सेंटेंस सही हुआ। तो यहां पर आपको देखना है कि जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है। आईएनजी लगा हुआ है, बी में आईएनजी लगा हुआ है, मतलब V4 है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म के साथ एक बहुत कॉमन एरर की बात होती है जो फ्रीक्वेंटली जो है पूछा जाता है, और वो एरर होता है एरर ऑफ इरेलीवेंट सब्जेक्ट। उस इरेलीवेंट सब्जेक्ट से आपको बचना है। कहीं अगर करेक्शन के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है तो आप सब्जेक्ट उसमें प्रोवाइड कर दीजिए अपनी तरफ से, या करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है तो जिस पार्ट में सब्जेक्ट छूटा हुआ है उस पार्ट को आप मार्क कीजिए एज योर ऑप्शन। नाउ द 8th पॉइंट, जहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अगला यूज क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, किस सेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगला यूज करेंगे। पहला यूज आपने देखा था कि अगर इम्परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है तब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। आपने देखा कि जब दो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन पहले से आ रहा है और उस बीच में दूसरा एक्शन होता है, तो जो पहले से आने वाला एक्शन है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखते हैं। अब अगली बात यह है कि एक और स्थिति होती है कि व्हेन टू एक्शंस, फिर दो एक्शन की बात कर रहे हैं, टू एक्शंस टेक प्लेस ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। क्या कहा जा रहा है कि दो एक्शन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, एक ही साथ लगभग, हालांकि वो एक साथ एग्जैक्टली नहीं होता है बट लगभग एक साथ दो एक्शन जब घटित हो, ठीक है, तो दी एक्शन which takes place first, वो दो एक्शन लगभग साथ हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कि एग्जैक्टली एक साथ नहीं हो रहा है। हालांकि आप गैप उसमें बहुत नहीं आपको दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम है वो। तो उसमें से जो फर्स्ट एक्शन होता है विच टेक्स प्लेस फर्स्ट इज इंडिकेटेड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और आप जान रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या जिसकी भी ये चर्चा हुई है, ये वर्ब के बारे में चर्चा हो रही है, सारी की सारी चर्चा एक्शन के बारे में हो रही है। तो जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको हम दर्शाते हैं किसके द्वारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, यानी V4 के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे
opening the drawer, he pulled out the revolver and fired. 3 एक्शन हो गया. क्या क्या हुआ? एक तो हुआ एक्शन नंबर 1, ये A2 है, सॉरी A1 है, ड्रॉवर को खोलना. दूसरा एक्शन हुआ ये A2 है, मतलब रिवॉल्वर को निकालना. और तीसरा एक्शन हुआ गोली चला देना. ये A3 हो गया. 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 भी एक्शन हो सकता है इस स्थिति में. और ये अचानक से ये कोई घटनाक्रम हो रहा है, वो घुसा. एक चौथा एक्शन भी हो सकता है, वो घर में घुसा, ड्रॉवर खोला, रिवॉल्वर निकाला, फायर किया. तो ऐसी स्थिति में ये एक ऐसा सीन आप कई बार देखते होंगे या सुनते होंगे कि अचानक से सब चीज हो गया. हालांकि उसमें भी क्रोनोलॉजी है, उसमें भी सीरीज है. एक एक्शन पहले हो रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा हो रहा है. बट देयर इज ऑलमोस्ट नो गैप बिटवीन 2 एक्शंस. तो वैसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस सीरीज ऑफ एक्शंस में जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको इंडिकेट करने के लिए इस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, V4 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 3 एक्शन हुआ है ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. ओपनिंग द ड्रॉवर, ड्रॉवर खोला, रिवॉल्वर निकाला और फायर किया. ये इस सिचुएशन में जो फर्स्ट एक्शन है, दैट इज कौन सा एक्शन फर्स्ट एक्शन है? यस, ओपनिंग द ड्रॉवर. ड्रॉवर को ओपन करने का एक्शन जो है वो फर्स्ट एक्शन है. तो दैट हैज बीन इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्बल वर्ड, यानी V4 फॉर्म ऑफ द वर्बल वर्ड. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज हैं जिनके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है. इसमें कंपल्सन वाला यूज आपके लिए ये है कि अगर आप कहीं भी इम्परफेक्ट टेंस, चाहे वो किसी भी टेंस का इम्परफेक्ट फॉर्म लिख रहे हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म लिख रहे हैं, तो आपको हर हाल में V4 फॉर्म का प्रयोग करना ही होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना ही होगा. और जब उस काम के लिए आप V4 का प्रयोग कर रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि टू बी फैमिली का कोई ऑक्सिलियरी वर्ब उसके पहले जरूर आना चाहिए. इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, इस फैमिली में से किसी एक को जरूर रहना चाहिए. दूसरा आपने देखा कि जहां यूज करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वो है कि अगर 2 एक्शन की बात की जा रही है, वो 2 एक्शन में से एक एक्शन पहले से चल रहा है, दूसरा एक्शन बाद में होता है, तो जो पहले से चलने वाला एक्शन है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में हम लिखते हैं. वहाँ पर ध्यान देने की बात ये थी कि रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए. अगर वो 2 एक्शन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो एक सब्जेक्ट से आपका काम चल जाएगा. लेकिन अगर वो 2 एक्शन जो पहले से एक चल रहा है बीच में दूसरा हो जाता है और वो दोनों अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट, जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, अथवा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. तीसरी स्थिति हुई, ये भी 2 एक्शन से है, लेकिन ये 2 एक्शन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम ऑकर हो रहा है, तो उसमें भी जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के द्वारा इंडिकेट करते हैं. तो आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और नेक्स्ट जो होगा वो पास्ट पार्टिसिपल का वीडियो आएगा. आप लोग फिर से एक बार सारे वीडियोस को
देखने का प्रयास करें, एक बार फिर से कनेक्ट होइए और लगातार उसको देखते रहिए। फिर हम कंक्लूड करेंगे अपने जो सारे चैप्टर्स हैं हमारे। इसके बाद में काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर सब, ये भी काफ़ी, वर्ब सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। देयर आफ्टर टेंस की बात होगी, वॉइस की बात होगी, नरेशन की बात होगी, अभी बहुत सारी कहानी बाकी है। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि मैं फिर से शुरू करूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैंने शुरू किया। और आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ना जारी रखिए। इससे अगर कुछ लाभ मिलता है तो वो लाभ ज़रूर उठाइए। थैंक यू।